भगवान श्री परशुराम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित हुए सभी क्षेत्रवासियों, कवि साथियों और आयोजन मंडल के सभी माननीय सदस्यगण, मैं बहुत विनम्रता के साथ सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो कश्मीर में 26 निर्दोष भारतीयों की नृशंस हत्या हुई है, कार्यक्रम के प्रारंभ से सभी मेरे आदरणीय साथीगण 1 मिनट का मौन उनकी स्मृति में रखेंगे और उसके बाद कोई कार्यक्रम शुरू होगा। ओम शांति। मैं आयोजन मंडल के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस अवसर पर मुझे उन्होंने अपने पुराने प्रियजनों के बीच में, जिनका साथ छूटे भी लगभग 30 साल हो गए, 1996, फिर 2006, 2016 और 2026 आने, तो 30 साल के बाद किसी समारोह में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का कार्यक्रम भगवान परशुराम की प्रतिष्ठा प्राण का जो समारोह है उसके लिए आयोजित है, और आज का दौर भी ऐसा ही है जब शास्त्र के बजाय शस्त्र उठाने का दौर। जो घटनाक्रम हुआ है पिछले दिनों, परशुराम भगवान होते तो वो भी फरसा उठाते। दोहरी पहचान आप लोगों की है, शास्त्र की भी है और शस्त्र की भी। जब शास्त्र फेल हो जाए तो फिर शत्रु उठते। आज का दौर वही है, जब शांति की सारी वार्ताएं असफल हो गई हों, तर्क वितर्क सब समाप्त हो गए हों, तब समूचा देश एक स्वर से, बगैर जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, राजनीतिक दलों के बीच के भेदभाव के, हमारे फौजियों के साथ सीने से सीना तानकर मोर्चे पर खड़ा है। आज उन्हीं संकल्पों को दोहराने का दिन है, और ऐसे इम्तिहान, ऐसे दौर किसी मुल्क के और किसी कौम के इतिहास में कभी कभी आते हैं। भारत मूलतः बुद्ध का देश है। भगवान बुद्ध बादशाह थे, बड़ा साम्राज्य था उनका, लेकिन एक दौर उनकी जिंदगी में ऐसा आता है कि वो सब कुछ छोड़ करके और जंगल की तरफ चल देते हैं। मुझे बिहार से भी चूंकि राज्यसभा में आने का मौका मिला है, तो बोध गया एक जगह है वहां पर जहां उनको निर्वाण प्राप्त होता है। पिछले दिनों मुझे काठमांडू जाने का भी मौका मिला। लुम्बिनी एक जगह है जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए, और बुद्ध का पराक्रम है वो इस भारतीय धरती की खूबसूरती भी है। महाराजा अशोक जब समूची उपमहाद्वीप पर अपनी विजय पताका फहरा देते हैं, तो कलिंगा की जो लड़ाई है वो उड़ीसा है, उसके बाद समुद्र है, उसको विजय प्राप्त करते हैं। उसमें जो खून खराबा होता है
हालांकि महाराजा अशोक को अशोका द ग्रेट भी कहते हैं, उनसे बड़ा बादशाह नहीं हुआ हिंदुस्तान में कोई, लेकिन वो द्रवित हो जाता मनु का। और इतने लोगों की हत्या करने के बाद, मृत्यु को पहुंचाने के बाद अगर ये राज मिलता है तो राज किस पर शासित होगा? तो वो भी भगवान बुद्ध के अनुयायी हो जाते हैं और अपनी सुपुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज देते हैं बुद्ध धर्म का प्रचार करने के। आप में से कई लोगों की अगर जानकारियां कम हो तो मैं बताना चाहता हूं, यहां तो बुद्ध कमजोर पड़ गया, लेकिन सारा श्रीलंका बुद्ध को मानता है, नेपाल सारा बुद्ध को मानता है, मलेशिया सारा बुद्ध को मानता है, कंबोडिया सारा बुद्ध को मानता है, लाओस सारा बुद्ध को मानता है, चीन सारा बुद्ध को मानता है, वियतनाम सारा बुद्ध को मानता है, और भी एक दो मुल्क हैं। ये बुद्ध की महत्ता थी। लेकिन बुद्ध खाली शांति का प्रतीक है, लेकिन शांति से पहले क्रांति का भी प्रतीक है। और वही स्थिति हमारे भगवान परशुराम जी की है, जिनको लेकर के कितने किस्से कहानियां हमारे समाज में हैं। परशुराम का गुस्सा, परशुराम की प्रतीक्षा, उस पर साहित्य लिखे गए। रामधारी सिंह दिनकर का एक प्रसिद्ध काव्य है लिखा हुआ, जिसका नाम ही परशुराम की प्रतीक्षा। तो आज आपने अपने ग्रामीण आंचल में अपने पुरखों को याद किया, उनकी सीख से कुछ सबक सीखने का प्रयास किया। तो ऐसे महापुरुषों की जो स्मृतियां हैं वो मील का पत्थर बन जाती है कि कितने किलोमीटर दिल्ली है, कितने किलोमीटर मेरठ है, तो कितने किलोमीटर आपके निर्वाण का रास्ता है, ये भगवान परशुराम बताते हैं। विद्वता की कोई कमी नहीं। द्रोणाचार्य से लेके कर्ण से लेकर के भीष्म पितामह तक उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। वो युद्ध की शिक्षा है और नाम उनका राम है। चूंकि युद्ध प्रक्रिया में वो फरसे के जरिए अतिरिक्त प्रसिद्ध हो गए थे, इसलिए परशुराम नाम उनको बाद में दिया। वो छठवें अवतार हैं ब्रह्मा के, जो हमारी हिंदू सनातन धर्म की श्रेष्ठ परंपराएं हैं उसके मुताबिक। और रावली भी एक पौराणिक गांव है, अब तो सूख गई है, लेकिन हिंडन नदी के किनारे बनी है। और साधु संतों के जो वास आपके पुरखों के हुआ करते थे, वो नदियों के और पहाड़ों के किनारे हुआ करते थे। तो रावली वाले तो खास तौर से, और जो आसपास के गांव वाले हैं, वो भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि उन्हें निर्मल जल भी किसी जमाने में प्राप्त हुआ होगा। अब तो जल भी सब विषैले हो गए। ऐसा युग आया। और मुझको पिछले दिनों एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं मुरली मनोहर जोशी जी, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे हैं, और आपकी जानकारी के लिए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री वीपी सिंह को भी पढ़ाया। उन्होंने बताया कि लगभग 30 या 35 साल के बाद अगर गंगा नदी संपूर्ण सूख जाए तो ताज्जुब मत करना। ये आपकी तमाम सभ्यताओं को, तमाम उपलब्धियों को, जो राजनीतिक भी हैं, आर्थिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, शैक्षणिक भी हैं, ये सबको समाप्त कर। अगर ऐसे लम्हे आते हैं, गंगा है वो भी दूषित है, जमुना है उसका भी पानी पीने लायक नहीं है। और हमारा तो गांव भी चूंकि करीब था नदी के, हम लोगों ने भी बचपन में स्नान किया, लेकिन अब तो वो आचमन छोड़िए, स्पर्श करने लायक भी नहीं बची। तो राजनीति में हम रोज नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। निसंदेह आज भारत की इकोनॉमी, जो हमारे भूतपूर्व शासक थे अंग्रेज, उनसे भी आगे निकल गई है, लेकिन नदियां हमारी खराब हो गई। तो ये उपलब्धियां तभी सार्थक हैं जब वो वायुमंडल जो है प्रदूषण से बचा रहे।
अगली जो लड़ाई है वो सीमा पर नहीं, पानी पर होनी, जिसकी शुरुआत भी हमारी सरकार ने पानी रोक करके की है। आपकी जानकारी के लिए 80% पानी जो पाकिस्तान में खपाया जाता है, कृषि में भी और अन्य कार्यों में भी, वो भारत से होकर के जाता है। कश्मीर के ऊपर की जो और मुजफ्फराबाद के ऊपर की जो कंदराएं हैं, उनसे जो पानी निकलता है, चाहे सतलुज का हो, व्यास का हो, इंदुस वैली का हो, सब वहां जाता है। और अगर ये पानी रुकता है और इन 5 जगहों पर, 5 नदियों पर भारत अपने बांध बना लेता है, तो हिंदुस्तान को ही नहीं, आसपास के जितने भी मुल्क हैं उनको भी हम बिजली देने की स्थिति में होंगे। और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि खेत जो है रेगिस्तान बन जाए। तो ये पानी भी बहुत महत्वपूर्ण। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ने, क्या है आगे, उबरे मोती मानस और चून। आदमी भी बेकार है बगैर इसके। लिहाजा आज के इस पवित्र अवसर पर मैं सभी स्नेहीजनों को प्राण प्रतिष्ठा में जो समारोह में धार्मिक और सनातनी भाई इकट्ठे हुए, उन सभी को इस आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को विराम देकर के किसी एक और भी कार्यक्रम में जाना है। और वहाँ आपने अच्छे कवि लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है, जो श्रेष्ठ राजनीतिक नेता हैं, उनके आगमन यहाँ पर होने हैं या हो चुके होंगे। तो मैं तो 1984 से तो कम से कम कोई 30-35 बार तो आ चुका हूँ, नहीं 30-35 बार। तो यहाँ अपना आगमन कोई पहला आगमन नहीं है। तमाम प्रियजनों से, जो पुराने लोग हमें प्रतिष्ठित करने में लगे रहते थे राजनीति में, उन सब लोगों से मिलकर के सुख भी हुआ, आत्म शांति भी हुई और प्रसन्नता भी हुई। और इसी स्नेह भाव के साथ ऐसे कार्यक्रम यूं भी अब वर्तमान में आपके आदर्श कम बचे हैं। मैं माफी चाहूंगा, जो पुराने आपके पुरखे थे वही आदर और सत्कार की हो। इसलिए जितने भी धार्मिक और सामाजिक, मैं चाहूंगा कि महावीर त्यागी जी की पुण्यतिथि आए। कम लोग राजनीति में ऐसे हुए महावीर त्यागी जी जैसे। 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के बहुत सशक्त प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना है तो वो इंदिरा जी को कहते हैं कि तुम पर्चा भर दो। महावीर त्यागी जी मंत्री हैं, वो चिट्ठी लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो दस्तावेजों में मौजूद है और हम तो पढ़ते लिखते भी रहते हैं, कि 2 पद एक परिवार में नहीं रह सकते। या तो आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए या इंदिरा जी को वापस कीजिए। कह लें कि इंदिरा जी की लोकप्रियता है, लोग पर्चा भरने में उनकी मदद कर रहे हैं। उसने कहा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दो अगर एक आदमी भी इंदिरा गांधी का पर्चा भरने में शामिल हो जाए। और वो विरोध करते रहे, मंत्रिमंडल से हट जाते हैं और लगभग 10.5 साल तक वो आजादी की लड़ाई में जेल में रहे। तो उस पुरखे को भी आपको याद करना चाहिए। यहां से सांसद रहे, हमारे ज्ञान के प्रतीक थे प्रकाशवीर शास्त्री, और आपके वोटों के बगैर भी जीतते रहे। गुड़गांव में नहीं है आपके लोग, अमरोहा में नहीं है आपके लोग, वो वहां से भी एमपी अपनी विद्वता के आधार पर बनते रहे। एक बार मैंने संसद में अपने नेता थे मधुलिमा जी, उनसे पूछा और उन्होंने बताया कि 52 से लेकर के और 71 तक इस सदन में इतना कोई भी प्रभावशाली वक्ता नहीं आया जो इतनी अच्छी धारा प्रवाह हिंदी बोलता हो जैसे प्रकाशवीर शास्त्री थे। मैं अटल जी को सबसे अच्छा मानता था। वो विनोदी स्वभाव के थे और बात भी तर्क से रखते थे। तो मैंने जिज्ञासा से पूछा कि क्या अटल जी भी नहीं? उसने कहा हाँ,
धारा प्रवाह हिंदी में इतना लंबा वक्तव्य देने वाला इस संसद में कोई भी नहीं आया, अटल जी भी नहीं आए। मुझे बड़ी ताज्जुब भी हुआ, वो भी आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मुझे सौभाग्य, जब आपने मुझे पहली बार भेजा संसद में, उस समय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, और 1-1.5 महीने के बाद ही मोदी नगर में बुला करके मेजर आसाराम त्यागी की जो मूर्ति थी, पहली मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य मुलायम सिंह जी के साथ साथ मुझे भी हुआ था, और रावड़ी के लोग काफी तादाद में उस कार्यक्रम में थे। परशुराम इन सब पुरखों के भी पुरखे हैं, लेकिन जो हमारे समय काल में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, विद्वता से आपका, आपकी कौम का, आपके समाज का नाम ऊंचा किया, उनको भी हमें याद करना चाहिए। यूं तो मैं तंग दिल नहीं हूं, जो 26 लोगों ने कुर्बानी दी है, सेना पे जो शहीद हुए हैं, वो सब मेजर आसाराम सरीखे हैं, लेकिन आसाराम जी का आपके अलावा कोई और ये प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन है, सम्मान का दिन है, कोई मनाता नहीं है। तो ऐसे काम के लिए तो हम भी उपलब्ध हैं। हम भी कई तरह के फालतू कामों में लगे रहते हैं, आप देखते पढ़ते रहते हो, लेकिन ऐसे किसी कार्यक्रम में आप कभी भी हमें बुलाएं तो ब्याह शादी में चाहे ना पाए, लेकिन इसमें जरूर आएंगे। ये हमारा आपसे वायदा है। बहुत लंबी बात ना कह करके, गर्मी का भी वक्त है, और आप तो आज सुबह से ही प्रभात फेरी निकाल करके इस कार्यक्रम में लगे हैं। आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं सर झुका करके सबका अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।